विवाह के 3 वर्ष बाद जब हम दोनों को एक बच्चे की इच्छा हुई, पर सारी इच्छाओं के बावजूद मैं 1 वर्ष तक गर्भवती नहीं हुई, तो हम दोनों चिंतित हो उठे। हमने आपस में विचार विमर्श किया और डॉक्टर के पास गए। सबसे पहले मेरी जांच हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद भीतर चल रहे सोच को संतुष्टि मिली कि उसमें कोई कमी नहीं है, अर्थात मैं मां बनने में सक्षम हूँ। जबकि प्रभात चिंताग्रस्त हो उठे। उन्हें स्वयं पर संदेह हो गया। उन्होंने अपनी जांच कराने से साफ इनकार कर दिया और यह बात मुझे किसी को भी न बताने की सख्त हिदायत दी। प्रिया, जैसा कि तुम्हारे चेकअप में स्पष्ट हो चुका है कि में कोई कमी नहीं है, तो जाहिर है कि मुझ में ही कमी है। तुम माँ बनने में सक्षम हो, पर मैं पिता बनने में नहीं। तभी तो 2 वर्ष हो चुके हैं हमारी शादी को और हम लगातार 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर तुम अभी तक गर्भवती नहीं हो पाई। लेकिन प्रभात, चेकअप तो सिर्फ मेरा हुआ है, तुम्हारा नहीं, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? प्रिया, यह बात तो सीधी सी है कि अगर तुम में कोई कमी नहीं है तो फिर भी तुम गर्भवती नहीं हो पा रही हो, तो कमी मुझ में ही है। फिर चेकअप की ज़रूरत क्या है? प्रभात ने बिना डॉक्टर की जांच के खुद के पुरुषत्व पर शक कर लिया और वह इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करना चाहता था। शायद पुरुषों को यही समस्या होती है कि वह अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते, और यहाँ तो प्रभात बिना किसी जांच के ऐसी बातें कर रहा था। प्रभात गंभीर व परेशान रहने लगे। मैंने उन्हें एक बार समझाया कि आप अपनी जांच करा लें, यदि कोई कमी निकली तो उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार तिलमिला उठे कि मानो इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। अब तो जब मैं कोई इनसे बच्चे के बारे में सवाल करता, ये बौखला जाते, मानो इनकी चोरी पकड़ी गई हो। एक दिन प्रभात प्रिया से कहा, मेरा छोटा भाई चेतन ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर 24 दिनों के लिए घूमने यहाँ मुंबई आ रहा है, लेकिन इस बीच मुझे कंपनी के काम से 24 दिनों के लिए अमेरिका जाना है। तुम उसका ख्याल रखना और उसे अच्छे से मुंबई घुमाना। उसे मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। प्रिया ने कहा, बिल्कुल, तुम उसकी चिंता मत करो, आखिर वह मेरा भी देवर लगता है। कभी कभी जब सास ससुर चेतन के साथ चले आते, तब वे हमसे एक पोता या पोती की इच्छा बारे में ज़रूर बताते। चेतन ने मेरी बहुत अच्छी बनती थी, वह मेरा देवर कम, दोस्त ज़्यादा था, लेकिन इस बार चेतन अकेला ही मुंबई आ रहा था। प्रभात अमेरिका जा चुके थे। अचानक कॉल बेल बज उठी तो मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, सामने चेतन को मुस्कुराते देखा। नमस्ते भाभी। चेतन अंदर आकर दीवान पर बैठ गया। कैसी हो भैया, कैसे हैं? सब ठीक हैं। वे 24 दिनों के लिए आज ही न्यूयॉर्क गए हैं। भैया भी बिल्कुल भोले हैं भाभी। अरे, उन्हें मुझे डरना चाहिए, सोचना चाहिए कि चेतन स्मार्ट है, फ्लर्ट है ना भाभी। चेतन हंसा तो मैं धीरे धीरे मुस्कुरा दी। शाम को हम दोनों घूमने निकल पड़े। फिर तो यह सिलसिला सा बन गया। देर रात तक हम मुंबई घूमते, होटलों में डिनर लेते, फिर अपने अपने कमरे में आकर सो जाते। चेतन मेरे चंचल स्वभाव से भली भांति वाकिफ था। इस बार उसे मेरी खामोशी विचलित कर दे रही थी कि कई बार इसका कारण चाहकर भी ना जान सका। एक दिन चेतन बहुत जोर देने पर मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर वह परेशान हो गया। उठा। धीरे धीरे 24 दिन भी गुजर गए। प्रभात न्यूयॉर्क से लौट गए। उनके आने के 1 दिन बाद चेतन दिल्ली लौट गया। चेतन के जाने के बाद हम सामान्य रूप से रहने लगे। अचानक अगले महीने मुझे 1-2-3 उल्टियाँ हुई और कई बार जोरों से चक्कर आया। इन्होंने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने जो कुछ कहा, उससे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई खुशियों का बम फट गया हो। मैं गर्भवती थी, ऐसे
इतने सालों बाद अचानक गर्भवती होने का एहसास मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये भी ऊपर से तो खुश दिख रहे थे पर अंदर से संशय से घिरे हुए थे। मैंने एक दिन उनके अंदर आए हुए शक को दूर रखने के लिए लिहाजा से बोला, आप खुश नहीं हैं? शादी इतने साल बाद आप पिता बनने वाले हैं। तुम शायद यह साबित करना चाहती हो कि तुमने गर्भवती होने के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया। साथ ही मेरी कमी को जानते हुए भी उस पर ज़बरदस्ती पर्दा डालने का एहसान मुझ पर करना चाहती हो। मुझे दुख है कि आपके मन मस्तिष्क में हीन भावना घर कर गई है और यह सब उसी की उपज है। आपके मन में यह हीन भावना घर कर गई है कि आप अधूरे पुरुष हैं। इसमें गलत ही क्या है? अगर असक्षम होता तो क्या इतने वर्ष कम होते हैं जिसके दौरान हमने लाखों चाहा और तुम गर्भवती नहीं हुई? और फिर आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं मातृत्व सुख के लिए अपनी पवित्रता और पवित्रता को दांव पर लगा सकती हूँ? भला तुम्हें सफाई देने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो अपने मुंह से ऐसा कुछ नहीं कहा। बात तुमने शुरू की है, पर सच्चाई तो यही है कि मेरे गर्भ में पल रहा अस्तित्व आपका ही है और उसे अभी ही अस्तित्व में आना था, है न? जब मैं 24 दिनों के लिए विदेश से बाहर था और तुम्हारा देवर 24 दिनों के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में अकेला था, तो यह व्यंग्य से मुस्कुरा दिया। अच्छा इत्तेफाक है। हाँ, इस इत्तेफाक पर मुझे भी घोर आश्चर्य है, पर यह इत्तेफाक ही है और कुछ नहीं। बकवास कर रही हो तुम? अचानक इसका स्वर तेज हो गया। आप यह क्यों भूलते हैं कि आपने अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया? हो सकता है हम दोनों की कुछ कमियां रही हो जो इन 2 वर्षों में स्वतः दूर हो गई हो, या पर यह इत्तेफाक कभी भी मेरे गले से नहीं उतर सकता। देखो प्रिया, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा, बस तुम यह मान लो कि इसका बाप मैं नहीं, चेतन है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगी तो मैं कभी इस बात का जिक्र तक नहीं करूँगा, पर जो सत्य है उसे मैं कैसे स्वीकार कर लूँ? तुम जबरदस्ती मुझे दोषी ठहरा रहे हो। प्रभातहीन भावना से तुम्हारा विवेक खो गया है। मैं सतयुग की सीता तो नहीं जो अग्नि परीक्षा दे सकूँगी, पर सच्चाई क्या है यह तुम अपने भाई से ही पूछ सकते हो। इसकी ज़रूरत भी क्या है जब सच्चाई सामने है? उसके 24 दिन यहाँ रहने के बाद ही तुम गर्भवती हुई हो। क्या इससे बड़ा कोई सबूत है? वक्त गुजरने लगा। हमारे बीच यह विवाद तूल पकड़ता गया, जो दीमक की भांति हमारे दाम्पत्य को चाटने लगा। यह अब तक जब भी दफ्तर से आते अलग कमरे में जाकर सो जाते और मैं रात भर तन्हाई में करवटें बदलती रहती। सुबह ये देर से उठते और जल्दी ही ऑफिस के लिए रवाना हो जाते। डॉक्टर ने मुझे निराश रहने के बजाय खुश रहने की हिदायत दी थी ताकि बच्चे का इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, पर मैं तो दिन ब दिन अधिक तनावग्रस्त होती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का समाधान हो सकता है कैसे। उनके दिलो दिमाग से हीन भावना और शक का जहर निकाला जा सकता है। धीरे धीरे जब इनकी बेरुखी की पीड़ा असहनीय हो गई, तब एक दिन इन्हें ऑफिस जाते वक्त मैंने रोक लिया। आखिर इस तरह कैसे और कब तक चलेगा? क्योंकि बेवजह मुझे और स्वयं को सजा दे रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्यों अपने ही हाथों पर अपना बसाया आशियाना उजाड़ने चाहते हो? यह कैसी हीन भावना है जो आपके अपनी ही वास्तविकता से दूर किए जा रही है? काफ़ी देर मैं सिसकती रही और यह सुनने निहारते रहे। फिर न जाने किस भावना से वशीभूत होकर उन्होंने मुझसे कहा, सुनो, तुम दिल्ली चली जाओ। तुम्हें वैसे भी देखभाल की ज़रूरत है। वहाँ सभी लोग हैं। माँ सुनेगी और तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं देगी और आप यहाँ अकेले रहेंगे। मैं रह लूँगा। कहते कहते पूर्ण स्वर में भरभराया मैं चाहते हुए भी दिल्ली आ गई। सास ससुर देवर ननद सभी ने पलकों पर बिठाया। मैं जैसे सभी को आशाओं का दीप बन बैठी। चेतन ने मुझे एक साथ कई सवालों
कर डाले, जिसके जवाब मुझ पर कुछ बताना पड़ा। सुनकर उसके कोमल हृदय को गहरी ठेस लगी थी। एक समय तो उसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि मैं भैया से बात करके देखता हूँ, पर मैंने उसे मना कर दिया कि वो दिन भी आ गया जब मुझे मातृत्व सुख मिला। मेरा हृदय तृप्त हो गया, पर इसकी अनुपस्थिति हृदय के एक कोने में टिस कर चुभ रही थी। बच्चा बिल्कुल उन पर गया था। सास का कहना था कि जब ये पैदा हुए थे तब बिल्कुल ऐसे ही थे। मैं भी इस बात से काफ़ी अस्वस्थ थी, मानो वह मेरी पवित्रता का सबसे जीवंत परिचारक। घर के लोगों ने फ़ोन से इन्हें खुशखबरी दी, पर यह बिजनेस का बहाना बनाकर नहीं आए। मैं रो पड़ी। मेरी पीड़ा चेतन से देखी नहीं गई। वो मुझसे इन्हें साथ लेकर आने का वादा कर मुंबई रवाना हो गया। 2 दिन बाद जब वह आया तब वह अकेला और बिल्कुल टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह मेरे समीप बैठकर रो पड़ा। भाभी ना जाने वह मेरी कौन सी मासूम घड़ी थी जब मैंने मुंबई गया, और ना मुंबई आपके पास जाता, ना भैया आपकी पवित्रता का संदेह करते। भैया बहुत जिद्दी हैं भाभी, लेकिन मैंने भी उन्हें बहुत कुछ कह दिया। अगर उनमें ज़रा सी गैरत होगी तो वे आएंगे, ज़रूर आएंगे। 3 दिन बाद ही ये आ गए। इनके आने की खबर से मेरा दिल पर एकाएक धड़क उठा। जब ये कमरे में आए तो इनकी स्थिति देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया। काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और चेहरे से बिल्कुल विचलित लग रहे थे। ये पालने में सोए बच्चे को काफ़ी देर तक देखते रहे। इनके चेहरे पर कई रंग आते और चले जाते, फिर इनके चेहरे की उदासी मुस्कान में तब्दील होने लगी और बरबस ही उन्होंने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। देखा प्रभात बेटे, माँ जी ने पीछे से आते हुए कहा। मेरा पोता बहू तुम पर गया है। जब तुम छोटा था तब बिल्कुल ऐसा था। इन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए चेहरा ऊपर उठाकर पलकें भींच ली। आंसुओं की 2 बूंदें गालों पर छलक उठी। मेरे समीप बैठकर ये फपक उठे। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं भटक गया था, हीन भावना का शिकार हो गया था। मैं पागल हो गया था जो तुम पर संदेह किया। काश मैं पहले ही अपनी जांच करा लेता, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तुम्हारी जांच के बाद मुझे अपने आप पर संदेह हो गया था और यह यकीन भी कि मैं पिता बनने में असक्षम हूँ। लेकिन परसों मैंने अपनी जांच कराई तो पता चला कि मुझमें कोई कमी नहीं। डॉक्टर के अनुसार ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पति पत्नी की इच्छा के बावजूद सालों तक कोई बच्चा नहीं होता। इसके कारण हो सकते हैं और इत्तेफाक भी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और प्रिया, एक बार माफ़ कर दो प्रिया। अब मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी गोद में सिर रखकर ये बच्चे की भांति बिलखने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर